सत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है। हर रोज़ हम कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। पंजाब के साबिक वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने आज सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। कल का दिन भी अहमियत का हामिल था। रात गए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें भी मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं इस वक्त वो या सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं या अपने ओहदे छोड़ रहे हैं या एक मखसूस पार्टी से अलहदगी इस वक्त इख्तियार करते चले जा रहे हैं और ये तादाद हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अब फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये लोग किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे। आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हुए भी नज़र आए, लेकिन एक नई पार्टी के हवाले से बात हो रही है। जहांगीर तरीन साहब इस वक्त काफ़ी एक्टिव हैं और कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद का नंबर उनके पास मौजूद है और उन्होंने हिदायत भी जारी कर दी हैं एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाने के हवाले से। और ये तमाम तर लोग शायद उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएंगे या बहुत सारे लोग अब कुछ अरसे तक सियासत से ब्रेक लेंगे, सियासत ही नहीं करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हमें वाज़ेह होंगी। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया गया था कल। बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी उनकी गिरफ़्तारी की, लेकिन बिलाखिर उनकी गिरफ़्तारी कल अमल में आई। आज अदालत ने उन्हें बरी करने का हुक्म भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और ये मुबैना करप्शन है करोड़ों रुपए की, जिसका इल्ज़ाम उन पर आयद है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये अब तक की बात है। देखना यह है कि वो कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ये कब तक अपने स्टांस पर कायम रहेंगे, क्योंकि अभी तो 24 घंटे भी अगर कह लीजिए उनकी गिरफ़्तारी को मुकम्मल नहीं हुए हैं। तो ये सारी की सारी इस वक्त की सूरत हाल है। इसके साथ साथ एक तो मैं चाहूँगा हम इस पर बात करें, लेकिन मैशत, महंगाई, 38% की रिकॉर्ड सतह तक पहुँचना और अशिया खुरनोश की कीमतों में बेपना इजाफ़ा और अब किस तरह से इस सब को डील करना है। कल ज़रा पॉजिटिव दिन रहा, एक आध दिन ज़रा बेहतर इस लिहाज से रहा कि हमने देखा कि डॉलर एकदम बहुत नीचे आया, रुपए की कदर थोड़ी मुस्तहकम हुई। फिर उसके साथ साथ पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में हमने देखा कि कमी देखने में आई। गो कि हम सिर्फ इजाफा ही देखते चले आ रहे हैं, तो एक लिहाज से ये खुशाइंद है, पॉजिटिव है। लेकिन चूँकि बजट के दिन अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं, बजट पेश होना है। किस तरह का बजट होगा, IMF के साथ मामलात नहीं चल रहे और सबसे बड़ा जो इस वक्त मईशत और महंगाई का चैलेंज है उसको ये हुकूमत किस तरह से डील करने में कामयाब होगी, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और जहांगीर खान जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, माहिर कानून हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम कहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए 9 मई के वाक़यात, एक तो हम मुसलसल उनको याद कर रहे हैं, उनको कंडेम कर रहे हैं, उनकी मजम्मत कर रहे हैं और करते भी रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हर दिन अहमियत का हामिल है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, कहीं सियासत छोड़ने की, कहीं ओहदा छोड़ने की और कहीं पार्टी छोड़ देने की। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा आपकी नज़र में, या अभी इसका आगाज़ है और इसने बहुत अरसे तक चल रहा है, या ये सिलसिला थमता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल कल उरूज पे पहुंचा है ये परवेज खटक के साथ और असद कैसर के साथ, और बाज़ इत्तलात ये हैं कि और भी लोग हैं जो परवेज खटक के कैंप में हैं, और ये लोग अभी फ़िलहाल अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे। फवाद चौधरी वाला खूब बड़ा तो फट गया, वो तो जितने नाम उन्होंने लिए थे सब ने तरदीद कर दी। असद उमर ने भी कल तरदीद कर दी कि नहीं जी, मेरा कोई राब्ता नहीं है उनसे। प्रोफेसर खटक ने कहा मेरा कोई राब्ता नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि नहीं, ये राब्ता अगर हुआ भी है तो उसका मतलब ये नहीं है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। तो फवाद चौधरी का गुब्बार तो फट गया है। लेकिन एक जुमला भी आपने फरमाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कब तक नहीं करेंगे परवेज़ इलाही साहब। तो जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, बल्कि मेरी इत्तलात क्या, फ्रॉम हाउस माउथ, राणा सनाउल्लाह साहब ने कल कहा था एक टीवी प्रोग्राम में कि ये केस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, जी जी बिल्कुल। ये केस क्रिमिनल केस है और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए। तो जब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए तो परवेज़ इलाही साहब कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद कर रहे हैं? फिर परवेज़ इलाही साहब ने जो रेजिस्टेंस, जो छुपने की कोशिश की, जो फरार की कोशिश की, बड़ी अनग्रेसफुल थी। पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं करते हैं। पॉलिटिकल लीडर, अव्वल तो लोग कभी गिरफ्तार नहीं हुए तो उनको नहीं पता कि गिरफ्तारी के आदाब क्या हैं।
तो पॉलिटिकल लीडर बहुत आराम से गिरफ्तार होते हैं, बाकायदा चाय शाय पिलाते हैं गिरफ्तार करने वालों को और फिर उनके साथ चले जाते हैं, फिर चलते हैं। ये नहीं होता कि आप घर से फरार हैं, आप अपना फाटक खुलवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं, लोग घरों में जा रहे हैं और आप कहाँ छुप रहे हैं ये सबको पता चल गया, कहाँ छुपे हुए थे आप। तो ये एक अफसोसनाक गिरफ्तारी थी मेरे नज़दीक। मुझे वो सियासतदान अच्छे लगते हैं जो गिरफ्तारी पेश कर दें, खुद चले जाएं, चलते हुए अपने पैरों पर चल के जाएं, उनको धक्के ना दिए जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया ये। एनीवे मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई का वो रुख आपके सामने आने वाला है जो शुरू में था, जो तहरीक इंसाफ थी, जो तहरीक इंसाफ थी, बल्कि वो भी नहीं रहेगा क्योंकि इमरान इस्माइल नहीं है, महमूद मौलवी साहब नहीं है। 4 फाउंडर, बेसिक फाउंडर, पहले 4 फाउंडर वो पार्टी में नहीं रहे और उसके बाद जो परिंदे आए थे वो परवाज़ें कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि पीटीआई को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है। और बकौल इमरान खान साहब के, मैं तो तनहा हो गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, वकील तक मेरे साथ नहीं है, मुझे लॉ पढ़ना पड़ेगा ताकि अपने केस खुद लड़ सकूँ। ये बताता है क्या शिद्दत है सूरत हाल की। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और ये यकीनन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी गई है। इसमें मेरे ख्याल से बाकी तो किसी ने कोई रोल प्ले नहीं किया, ना अगर उस तरह की प्लानिंग्स की जाती और ना इस तरह की घिनौनी हरकत और इस हद तक ना पहुंचा जाता तो शायद ये दिन आज ना देख रहे होते। लेकिन जो बोया वही काटा उन्होंने। शिराज साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे के पूरे मामले को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को? वसीम अकरम प्लस आज माइनस हो गए, ये तो की प्लेयर थे, उनको तो पंजाब जैसा अहम तरीन सूबा दिए रखा, उन्होंने सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर लिया, दस्तबरदार हो गए हैं। और कितने लोग ये करते हुए आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे? अरसलान, जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब चले गए, जब खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के सूबाई सदर परवेज़ खटक साहब चले गए, जब सिंध से उनके सदर हैं अली जैदी साहब वो चले गए, साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब चले गए, आमिर कयानी जैसे लोग चले गए कि जो बानी मेंबरान में तस्वर होते हैं, तो वसीम अकरम प्लस तो 2018 के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ में शामिल ही नहीं थे, उनकी तो तारीख बड़ी मुख्तसर सी है। तो मैं तो आज हैरान हुआ कि उन्होंने इतनी ताख़ीर क्यों की, उनको इतना वक्त क्यों लगा ये सोचने पे कि 9 मई के वाक़यात को लेकर उन्हें तहरीक इंसाफ को छोड़ देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है ये एक बड़ा ऑब्वियस था, जब इतने पुराने और दरीना साथी जो इमरान खान साहब के बड़े करीब तस्वर होते थे, अगर वो उनका साथ छोड़ के चले गए तो उस्मान बुज़दार के जाने पे किसी को हैरानगी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में इरसलान पाकिस्तान के अंदर तारीख़ एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। अगर हम पीछे चले जाए तो 1958 में जब सदर अयूब इस मुल्क में इक़्तिदार कुल के मालिक हुए थे, तो उस वक्त तो एबडो के नाम से एक कानून लेके आए थे और उस कानून के तहत जब कार्रवाई शुरू होने लगी वफाक और सूबों में अदालतें बना के जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को बिठाया गया था, तो उसके बाद हुसैन शहीद वर्दी जैसे मुदब्बिर सियासतदान के जो प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त के जो 3 चीफ मिनिस्टर थे, अयूब खड़ो साहब, मुमताज़ दौलताना साहब, ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, 70 ऐसे बड़े कमाल के सियासतदान थे जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे ये लिख के दे दिया था कि वो अगले 6 बरस तक सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज भी तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है, अगरचे इस वक्त वो अदालतें नहीं लगी हुई, लेकिन लगता तो ऐसे ही है। जिस अंदाज़ में ये लोग जेलों से बाहर निकलते हैं और एक मखसूस जगह पे जाते हैं और वहाँ बैठ के तो कोई 52 सेकंड की, तो कोई 1.5 मिनट की, कोई 2.5 मिनट की, कोई 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चला जाता है और उनके चेहरों को बड़े आसानी से पढ़ा जा सकता है कि वो कितनी खुशी से और कितनी अपनी ज़ाती एक तरह से विश की बुनियाद पे ये फ़ैसला कर रहे हैं। मेरा ख़्याल में कल का मौरख़ और ख़ुद ये लोग कुछ अर्सा बाद बोलेंगे और बताएंगे आपको कि वो कौन से हालात थे कि जिनमें इन लोगों को सियासत से या तहरीक इंसाफ से अलग किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये हरबे पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। आपने अपने इब्तदाई में ये भी कहा कि अब कुछ नई सब सियासी जमातें भी बनने जा रही हैं। जहांगीर तरीन साहब के जो अमलन तो देखा जाए सियासत से ताहयात नाअहल हो चुके हैं किसी भी अवामी ओहदे के लिए,
लेकिन वो एक सियासी जमात बनाने के लिए सरगर्म है। और किसी को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो शख्स कि जो ख़ुद तो अमली सियासत में हिस्सा ले नहीं सकता अब तक की सूरत हाल के मुताबिक, वो एक नई सियासी जमात क्यों बना रहा है, और ये क्या उसका अपना इनिशिएटिव है या अगेन कहीं से एक असाइनमेंट आई है। तो मेरा ख्याल में नासिर भाई चुगताई से जैसे बड़े हमारे पास पुराने लोग बैठे कि जिनकी तारीख के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, इससे पहले भी इस मुल्क के अंदर मकबूल जो सियासतदान होते हैं उनको या तो यह है कि कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में लाने के लिए या उनके मैंडेट को किसी और की तरफ ले जाने के लिए इसी तरह के हरबे इस्तेमाल होते रहे हैं। 2018 में अगर देखें तो बाप के नाम से एक पार्टी बनी, GDA के नाम से एक इत्तेहाद बना, और आपने देखा कि इस वक्त ये दोनों जो इत्तेहाद और पार्टियाँ वो हवा में तहलील हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मकासद के लिए कायम की गई थी, वो मकासद हासिल हो गए, उसके बाद उनका वजूद अब हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह किसी ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनकी मकबूलियत थी और शायद उनको मुझे शराज साहब, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कितनी सियासी जमातें इस वक्त नज़रिए की बुनियाद पर बनी हैं या खड़ी हुई हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नज़रिया था जब वो बनी थी 90s में, और फिर 2011 के बाद उसका क्या नज़रिया था जब एक शख्स विकटें गिरा रहा था, लोग उसकी तरफ आ रहे थे, कौन भेज रहा था? मकसद तो इक़्तिदार का हसूल था, हर सियासी जमात का वही होता है, बाकी तो सिर्फ कहने की बातें। बिल्कुल अरसलान, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में तो पावर पॉलिटिक्स ही हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो भी सियासत को अपनाता है उसका बुनियादी मकसद इक़्तिदार का हसूल ही है। हमारे यहाँ सियासतदानों को अपोजिशन में बैठ के सियासत करने का ना तो फ़न आता है और ना उन्हें कोई आदत है। अगरचे हम अपने पड़ोस में देख लें जहाँ पे मनमोहन सिंह जी या इसी तरह के दीगर सियासतदान हैं कि जो 2 टर्म्स वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और अपोजिशन ने 8-8 बरस 10-10 बरस तवील इंतज़ार किया है कि उसके बाद अगर वो समझते हैं कि अवामी मैंडेट लेके हुकूमत में आ सकते हैं तो ठीक है, वरना उन हुकूमतों को वक्त दिया गया और उन्होंने परफॉर्म भी किया। लेकिन हमारे यहाँ आप तारीख़ पे नज़र डालें, गोया कि कोई एक भी पार्लिमान है या कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर आपको नज़र आता है कि जिसने अपना वक्त पूरा किया हो? हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार की सियासत होती है, और यही वजह है कि जब कोई इक़्तिदार से बाहर जाता है तो उससे अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। वो समझता है कि क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर है तो लिहाजा मुल्क के अंदर ख़राबियाँ भी नज़र आती हैं, उन्हें फिर हुकूमत वक्त के अंदर प्रॉब्लम भी नज़र आते हैं, और वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करता है दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए। और वो हरबे इमरान खान साहब ने भी इस्तेमाल किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कहते हैं कि उनका बड़ा तवील सफ़र है 27 बरस का, लेकिन 2018 के इलेक्शन में जिस तरह इक़्तिदार में वो आए हैं सबको मालूम है, उसके ऊपर बड़े सवाल हैं जिनके जवाबात उनको देने चाहिए और बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले जितने लोग हैं उनके ऊपर भी नज़र डालें सर। पहले उनकी तारीख भी कुछ ऐसी है। मैं तो सर सिर्फ गोया कि एक ही जुल्फ़िकार जुमले भुट्टो में इस साहब के बात को बारे में। समअप आपकी को करके कि पहले 2018 तक एक शख्स की फ्रस्ट्रेशन थी दैट वाज बिल्डिंग अप टू गेट इनटू पावर, और जब वो खून मुंह को लग गया, मज़ा आ गया, ताकत का नशा आ गया, तो उसके बाद इट वाज अल्टीमेट डेस्परेशन जो कि पावर से निकलने के बाद आई, जिसमें इंसान फिर हर हद फलांता है और हर हद तक जाता है और समझता है कि मैं सिस्टम से टकरा जाऊंगा, और कुछ मुट्ठी भर लोगों को भी अपने साथ मिला लेता है, और वो मुट्ठी भर लोग भी ये समझते हैं कि यही शायद एक वाहिद शख्स है जो तरक्की का ज़ामिन है, या जो सिस्टम से टकराने वाला है, या जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, जबकि उस शख्स का मकसद उसकी डेस्परेशन होती है इक़्तिदार में वापस आने के लिए, इक़्तिदार के हसूल के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। जहांगीर खान जदून साहब, ज़रा रोशनी डालिएगा कानूनी पहलू पर, जो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी है और उसके बाद दोबारा गिरफ़्तारी है, ये कैसे है और क्या इसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है, कैसे देखते हैं इसे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो पंजाब का केस है, पर्सनली तो मेरे डोमेन में नहीं जदून है। साहब। जी जी, सही बात है। आवाज़ आ रही है? जी सर। जी, मैंने कहा ये पंजाब का बेसिकली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का केस है, और ये तो इस्लामाबाद के अंदर तो नहीं है, मेरे डोमेन में नहीं है, लेकिन ये इसमें है कि आज जो कहते हैं इनको कोर्ट में पेश किया गया, कि मीडिया में खबरें आई, तो उनको जो एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर की थी वहाँ से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया।
तो अभी दोबारा कोई उन्होंने को री अरेस्ट कर लिया किसी दूसरे केस में, इनके खिलाफ कहते हैं 2 केस हैं एंटी करप्शन के। तो अच्छा है, वो उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी और वो अपना कोर्ट का जो भी केस है, चाहे वो आगे साबित होता है या नहीं होता या स्ट्रॉन्ग केस है, तो कोर्ट का जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो उसको अडॉप्ट करें और उनको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी जो है, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं आइन के तहत, कानून के तहत, उनको मिलने चाहिए। और उसको मेरी नज़र में यह है कि किसी भी बंदे को आप अगर पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए गिरफ्तार करते हैं तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केसेस हैं तो उनको कोर्ट के अंदर परसू करें, उनको फिर कन्विक्शन दें। तो फिर मतलब एक अदालती निज़ाम के साथ भी आप मजाक बनाते हैं। अगर कोई ऐसा कमज़ोर केस बना लें तो उसको आप करके आगे पीछे कुछ रोज़ तो फिर कहते हैं जी केस साबित नहीं होते। तो एंटी करप्शन के जो भी केस होते हैं या नैब के अंदर जो भी केस होते हैं, उनको एविडेंस बेस्ड जो है वो जो मटेरियल है वो कलेक्ट करके तो पूरी तरह कोर्ट के अंदर करना चाहिए, सपोर्ट करके जो भी बंदा हो अक्यूज़ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह उन्होंने अभी कहा था शराजी साहब ने या चौधरी साहब ने, इस पाकिस्तान के अंदर जब से बना है एक ही बस माहौल बना हुआ है। 75 से सियासतदाने मारे खा रहे हैं, कभी एक पार्टी बनती है दूसरी टूटती है। तो मुल्क का तो एट द एंड ऑफ डे आज हमारे जो नए नौजवान हैं या हमें उन लोगों का क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान के अंदर, वो क्या सोचते हैं क्या हो रहा है। अभी देखें इकोनॉमिक कंडीशन देखें आप, दुनिया का ऐसा मुल्क एटॉमिक पावर है जिसके पास टोटल रिजर्व जो है वो 4.1 बिलियन है और रात दिन हमें यही फिक्र रहती है कि किधर से आपको कर्जे मिल जाएं, आपकी इकानमी जो है वो किस सिमत में जा रही है। आज रुपया को देखें, डॉलर को देखें, पाउंड को देखें, जो फॉरेन करेंसी हैं, तो बड़ी बुरी हालात हैं। और 75 से बस यही खेल चलता आ रहा है। एक म्यूज़िकल चेयर है, 2-3 साल एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसको हटा दिया जाता है और ग्राउंड ऐसे होते हैं हटाने के कि बस बंदा कुछ सोच ही नहीं सकता। फिर एक दूसरा आ जाता है, फिर उसको हटाया जाता है, फिर एक तीसरा आता है। तो इसमें ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं इन सब का भी कसूर है, चाहे इसमें पॉलिटिशियन है, चाहे इसमें कोई दूसरे। आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर किसी इंस्टीट्यूशन को एज ए इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप नहीं होने दी गया। और आप यकीन करें, आप किसी भी जगह चले जाएं तो आपको जो होता है इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस किसी भी चीज़ का, एक आम बंदे को किसी भेजें किसी दफ्तर के अंदर, किसी यूटिलिटी कंपनी के किसी ऑफिस के अंदर भेजें, तो वो बड़े ही अजीब गंभीर किस्म के हालात हैं। आप पुलिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते, किसी और डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। आपको इंसाफ जो है, आप जो खुद इंसाफ के रखवाले वही इंसाफ जो है नहीं दे सकते या उन पर एतमाद ही नहीं है इस निज़ाम के अंदर ही। तो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब है। बंदे, एक पढ़े लिखे बंदे को तो रोना आता है कि ये क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है। और जो भी एक पपेट किस्म का आता है लीडर, वो उसको लाया जाता है। अब ये पार्टियां टूट रही हैं, बन रही, ये सारा किस्म का ड्रामेटाइज सिचुएशन। ये कल को फिर जब थोड़े से हालात बदलेंगे तो फिर ये एक नई अलाइनमेंट हो जाएंगी, नई री अलाइनमेंट हो जाएंगी। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए तो इंतहाई तकलीफ चीज़ें हैं। पीछे जो हुई हैं 3-4 साल, अब 2018 की चला में ज़रा थोड़ा सा मुल्क संभलने की तरफ जाता है तो उसको जो है ना उसकी डेमोक्रेसी को डिरेल कर दिया जाता है। और ये पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल डेमोक्रेसी है, इसके अंदर अभी तक डेमोक्रेसी है ही नहीं मेरे हाल में। तो ये अगर हमने रहना है इस दुनिया के साथ, हमने आगे चलना है, तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वो स्पेशली सियासतदान हैं, इनको डायलॉग के ज़रिए मिल के चलना चाहिए। आप देखें ना, आप इमरान खान को खतरा है कि डायलॉग, जब वो कहते थे कि डायलॉग करो, कहते थे मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। ये मतलब मैं अनबायस्ड कह रहा हूँ। अभी वो कहते हैं डायलॉग करो, अभी वो कहते हैं अभी डायलॉग का टाइम खत्म है। अब तो आप वो डायलॉग इसलिए करते हैं कि वो अंडर प्रेशर है, उनके साथ जो कुछ हुआ है उनके अपने एक्ट की वजह से। और स्पेशली ये 9 मई के जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उनकी पोजीशन अभी चेंज है। अभी वो कहते हैं जी हमारे पास साथ कोई रब्ता नहीं करता, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, मैंने कमेटी बनाई है। लेकिन अब पानी मेरे हाल में पुल के नीचे से गुजर चुका है। अभी तो मुझे इन सिनेरियोज में जो है हालात बनते हुए नज़र नहीं आते। और ये नुकसान जितना भी है बतौर कौम हमारे मुल्क पाकिस्तान का हो रहा है, इसमें किसी की जीत नहीं है या किसी की हार नहीं है। ओवरऑल जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं और ये दिन ब दिन इतने सफ़र कर रहे हैं। आप अगर देखें, आपके जो स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या जो हॉस्पिटल के अंदर सिचुएशन है, कोई भी आप देख लें दारा, तो उसमें जो कॉमन सोशल वेलफेयर स्टेट और कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल ख़त्म है। और एलीट क्लास राइट जी, वो जो है आगे ही जा रही है। और पीछे जितने अपने 21-22 करोड़ अवाम है उनके लिए मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। यही थोड़ा सा तस्वीर। टाइम मैं बेग साहब आप ही की तरफ आ रहा हूँ, सवाल भी ले लीजिए, रिस्पॉन्ड भी कीजिए।
सर ये तो रही बात, अब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो हम एक मखसूस डायरेक्शन में अपना फोकस रखते थे वो हट जाएगा। इससे एक चीज़ ज़रूर होगी कि अब हमें एनालाइज बड़ा करना पड़ेगा गवर्नमेंट उसकी परफॉर्मेंस को। तो अब तक तो इनको एक मार्जिन मिला हुआ था, लेकिन महंगाई चैलेंज है, गवर्नेंस चैलेंज है। कैसे देखते हैं आप इसे कि ये किस तरह से को क्या बेहतरी ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, बजट कैसा देंगे, ये सारी सूरत किस तरफ जाएगी? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करना बहुत आसान है। सबसे सॉफ्ट वैली वही है। उनको जो आप कहें, गाली दे दें, बुरा भला कर दें, मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार दे दें, नाम लेके बता दें उसने क्या किया था। वो हुआ क्या था असल में? पहली बार जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की असम्बली थी, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान स्पीकर थे, तो कौन सी अदालत ने असम्बली को तोड़ने का हुक्म दिया के हुक्म को जायज़ करार दिया था? सिंध चीफ कोर्ट ने तो कहा था कि नाजायज़ है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर साहब बैठे हुए थे। पहली गलती वो होती है हमारे यहाँ, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल जायज़ है और असम्बली ख़त्म। तो बंगाली वज़ीर आज़म भी, बंगाली स्पीकर भी, सब फारिग। उसके बाद माशाल्लाह आते हैं, उसमें भी सियासतदान शामिल नहीं है। माशाल्लाह आते हैं, वो अदालतें आइन की तरामीम की परमिशन देती हैं, माशाल्लाह वो को जवाज़ फराहम कर देती हैं। 1, 2, 3 कितनी बार बताऊँ मैं आपको कि कितना अरसा ये खेल होता रहा, ये खिलवाड़ होता रहा। तो आप स्टेबल नहीं हो पाए, आपके यहाँ ट्रेडिशंस नहीं बन पाई, आपके यहाँ रिवायतें नहीं बन पाई। अब मनमोहन का बता रहे थे, शाही साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने बहुत साथ काम किया है। मोदी साहब का 9वां साल है ये, और कोई चैलेंज करने को तैयार नहीं है उनको। वो जो चाहे कर रहे हैं। उन्होंने अशोका का जो इंसिग्निया था वो भी चेंज कर दिया है, अपनी मर्जी से ले आए वो, तेजी लगाएंगे हम, ये हमारा निशान है। कोई चैलेंज करने के काबिल नहीं। उन्होंने प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट का इफ्तिताह नहीं कराया, खुद किया। एक आध एतराज़ हुआ, चुप होकर बैठ गए लोग। वहाँ का जो, अब मैं क्या करूँ, शर्मिंदगी होती है। फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो $600 बिलियन है। आबादी लगा लें आप, चलें तो उसके हिसाब से अपना कर लें। आपके यहाँ तो 25-30 तो होना चाहिए था ना, नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि आपकी ज़राई पॉलिसी, आपकी अदालती पॉलिसी, आपकी सियासी पॉलिसी, आपकी कोई पॉलिसी इस काबिल नहीं थी, ना ऐसी थी कि उसको लेके आगे चला जाए। हिंदुस्तान में मैंने इंटरव्यू किया नरसिम्हा राव से, जब रिफॉर्म्स हो रहे थे, गलबन 94 की बात है। मैंने उनसे कहा, ये जो आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं ये कब तक चलेंगे? कहेंगे तुम्हारे यहाँ जिस दिन लैंड क्रूज़र बंद हो जाएगी और तुम दूसरी छोटी गाड़ियों पर आओगे तो मेरे यहाँ बड़ी गाड़ियाँ चल रही होंगी। ये प्रोटेक्शनिज्म की उन्होंने मिसाल दी और वही हुआ। 20 साल तक उनकी पॉलिसियों पर तमाम हुकूमतें चलती रही, चाहे मनमोहन की हो, देवगौड़ा की हो, किसी की भी हो। हिस्ट्री आपके सामने, और आज का इंडिया का प्रेसिडेंट आपके सामने। हाल में क्या हो रहा है उनके यहाँ? आज इंडिया की जगह बहुत ऊपर हो गई है भाई, आपको तस्लीम करना पड़ेगा। वजह हमारी गलतियाँ, हवीसी इक़्तिदार, सिविलियन को इक़्तिदार से बाहर रखना, ये सब हुआ। वहाँ नहीं हुआ ये। वहाँ अगर किसी एयर चीफ ने या आर्मी चीफ ने एक सियासी बयान दे दिया तो उसे फारिग कर दिया गया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। वहाँ पर ये नहीं होता कि फलां साहब लगने वाले हैं तो 6 दिन पहले से, 6 महीने पहले से एक तमाशा शुरू हो जाए, फलां आएगा, फलां नहीं आएगा। क्या यार, क्या तरीका है? हम कहाँ रह रहे हैं? हमने क्या माशरा बनाया है? हमने क्या निज़ाम बनाया है? हम किस तरह आइन को तोड़ते रहे? पहले तो उन सबको सजा दी जाए जिन्होंने आइन को तोड़ा और आइन को तोड़ने में सहूलतकारी की। सियासतदान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सच्ची बात ये है। दूसरा, आप कह रहे थे इकनॉमी के बारे में। इकनॉमी आपकी कहाँ है भाई? आपसे किसने कहा आपकी इकनॉमी है? आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हो, पहले गंदम एक्सपोर्ट करते थे। आप कॉटन बेल्स जो एक्सपोर्ट करते थे बड़े फख्र से, वो इंपोर्ट कर रहे हो, आप मजबूर हो। आप अब चीनी को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज हासिल करना चाह रहे हो। अब आप बार्टर सिस्टम पे जा रहे हो ताकि डॉलर बच जाए आपके।
और इस बार्टर सिस्टम में 2-3 मुल्क आप क्या रहे हैं, आप रूस से तेल का मुआहदा कर रहे हो और उससे कह रहे हो भाई हम आपको डॉलर नहीं देंगे, हम आपको युआन देंगे, तैयार भी हो गया है वो। तो ये तो सूरत हाल है, लेकिन ये कि मुमकिन है हालात कभी बेहतर हो जाएं, कभी सब मिलके बैठ जाएं। स्टेक होल्डर्स कौन है, पहले ये तय करना पड़ेगा, और उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क के मुजरिम कौन है। तो आपकी मैशत भी सही होगी, पॉलिसी भी सही होंगी, पॉलिसी सस्टेन करना पड़ेंगी आपको। एक सब बैठ बिसा के मैशत की जो एक प्रपोजल आई थी, उसका क्या चल हुआ यार, क्या उसके बारे में कहा गया? जैसे कि जदून साहब ने कहा, मैं बहुत इंटरेस्ट से सुनता हूँ जदून साहब को, तक जब जहाँ भी होते हैं, कि जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोरोना आ गया है, आप लीड करें, हम आपके साथ हैं, उसने कहे तो एनआरओ मांग रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा और मिसाक मैशत कर लें, मैशत तबाह हाल है, और मैशत तबाह हाल थी। नवाज शरीफ का 55,000 का इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज का, आप 28,000 पे लेकर आ गए थे, फिर आप उसकी कीमतें लगा लें। आपने कहा ये एनआरओ मांग रहा है, उन्होंने कहा मुज़ाकरात कर लें इंतखाबी रिफॉर्म्स पर, अब उसने कहा आप एनआरओ मांग रहे हैं। अब वो एनआरओ नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उनको जी जो लेना था वो उन्होंने ले लिया, वो ले चुके, आप कुछ नहीं बिगाड़ सके, आप बैठे बिस्किट खा रहे हैं। अब आप अपने आप को सोच रहे हैं कि आपसे क्या गलती हुई है। ना आपने माशी पॉलिसी दी, ना आपने पुलिस रिफॉर्म दिए, ना आपने तालीम पॉलिसी दी। आप तो कह के आए थे ना, मेरे पास पॉलिसियों का ढेर है, मेरे पास 200 बड़े एक्सपर्ट हैं जो आपको 200 बड़े एक्सपर्ट। पहले ही वजीर ख़जाना आपने 6 महीने फारिग कर दिया, फिर 4 वजीर ख़जाना आए, इसी तरह और वाक़यात भी हुए। तो मसला ये है कि और लोग तैयार करते हैं, मैं मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक शख्स को जनरल मुजीबुर रहमान से एक प्रोसेस शुरू होता है, जनरल हमीद गुल से गुजरता हुआ यहाँ तक आता है और उसको इक़्तिदार मिल जाता है। तो फिर वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, पहले तो इसको बनाया, बना के मिटा दिया, जितने भी फैसले किए सारे गलत निकले, जितने भी राइट सर। फैसले थे सारे गलत हुए। तो जब सारे फैसले गलत होंगे तो हालात भाई अरसलान यही होंगे, मईशत का यही हाल होगा, बिल्कुल समाज का यही हाल होगा, तालिब इल्मों का यही हाल होगा कि आपको पता ही नहीं कि तालिब इल्म कॉलेज में पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। राइट ये सर। हालात हैं। और पोजीशन के बारे में कहा जाता है कि बच्चे पैसे दे के पास हो जाते हैं, टॉप ले लेते हैं पोजीशन। तो हालात को ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए सीरियस एफर्ट चाहिए। सीरियस एफर्ट चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। शराजी साहब, बड़ी तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाली बेग साहब ने। आप क्या कहेंगे? इस वक्त वज़ीर ख़जाना ही कह रहे हैं पाकिस्तान भंवर से निकल आएगा, दिवालिया होगा, ना श्रीलंका बनेगा। असूलन हम दिवालिया नहीं हुए, लेकिन जो फिगर्स हैं वो तो दिवालिया जैसी ही सिचुएशन हमें बता रहे हैं। उम्मीद बाकी है अभी भी। आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब, ये मौजूदा हुकूमत रिवर्स गियर लगा पाएगी, जिस तरह हमें थोड़े से इंडिकेटर्स ये एक दिन में नज़र आए हैं चीज़ों की कीमतों के हवाले से? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये भी टेम्परेरी है, अब बजट आएगा तो एकदम दोबारा से फिर चीज़ें आगे की जाने बढ़ेंगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, रुपया मज़ीद बेकदर होगा। डू यू थिंक कि इज़ देयर एनी होप कि कुछ बेहतरी आ जाए, या अभी बड़ा मुश्किल है और बड़ा लंबा वक्त चाहिए इसके लिए? अरसलान, मैं और आप सहाफ़ी हैं, बेग साहब भी सहाफ़ी हैं, और हमारा फिगर्स पे रोज़ नज़र होती है। जो मुल्क अपने दोस्त ममालिक का 7.5 अरब डॉलर का मकरूज़ हो और उसके कौमी ख़जाने में 4.5 अरब डॉलर पड़े हों, उसके बाद हम ये सवाल उठाएं कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। मेरे भाई, टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, बस सिर्फ अनाउंसमेंट करना बाकी है। और कहीं ना कहीं बस दोस्त ममालिक भी हमें सहारा दे रहे हैं, और IMF भी हमारे साथ इतना लीनियंट ज़रूर है कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट है उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। वरना तो जो सूरत हाल हमारी है वो सबके सामने है कि इसके बावजूद कि हमने इंपोर्ट्स को बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आ गए, गोया कि हमने बिल्कुल बंद कर दी।
इसके साथ अपने कई ड्यूटियां बढ़ा दी और कई रिलैक्सेशंस दी हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम ना तो डॉलर इकट्ठे कर सके, ना अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक कर सके, ना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कोई बेहतर हालत में ला सके। तो मेरा ख़्याल में ये बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो बड़ी अच्छी हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो ऑन पेपर्स मेरे और आपके नहीं, इस मुल्क के स्टेट बैंक के जो फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2022 में जब गई है तो उस वक्त वो ग्रोथ रेट 6.5 छोड़ के गई है, और इस वक्त जब हम बैठे मैं और आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 0.8 है, गोया कि 1% से भी कम है। और साथ में जो अगले 1 साल के लिए प्रोजेक्शन की जा रही है वो कोई 2.5% की जा रही है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन के फिगर्स आपने अपनी इब्तिदाई में बता दिए कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में एक माह के अंदर अफरात ज़र कभी भी 38% पे नहीं गया, और ये पहली बार, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन आई है वो फूड आइटम्स के अंदर आई है अरसलान, 47.68, गोया के सबसे ज़्यादा खाने पीने की अशिया महंगी हुई हैं। और ये गरीब का भी मसला है, अमीर का भी मसला है, जो झोंपड़ी में रहने वाला है उसको भी 2 वक्त की रोटी बहरहाल चाहिए। तो जो सबसे हिट पड़ा है वो आम आदमी को पड़ा है कि उसके जो, और उसके बाद जो 19% इन्फ्लेशन है वो इलाज मुआवजे के अंदर है कि वो लोग के जो 2 वक्त की रोटी खाने के काबिल नहीं हैं वो अब इलाज कराने के काबिल भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड फिगर्स हैं कि लोगों की जो फूड आइटम्स की ख़रीदारी है उसके अंदर 38% गिरावट आ चुकी है। लोग जिनका रिक्वायर्ड फूड ख़रीदने की जो एक रिक्वायरमेंट है उससे 38% लोग कम खुराक ख़रीद के अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त सूरत हाल हमारी मईशत की, और हालत ये है कि हम IMF से प्रोग्राम नहीं ले सके, हम वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते जिसके नतीजे में हमने एग्रीकल्चर को नेट में लाने टैक्स के, हमने रियल स्टेट को लेके आना है टैक्स नेट में, हमने जिसमें परचून फरोशों को टैक्स नेट में लेके आना है, क्योंकि वो हमारे वोटर हैं, वो हमारे सपोर्टर हैं, वो हमारे सियासी इन्वेस्टर हैं, हमें पैसे देते हैं। और कुछ उनके ऐसे लोग हैं कि जो असम्बली में बैठे हैं हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और बाकी डायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू हम आवाम के ऊपर जितना बोझ लाद सकते हैं वो लादे जा रहे हैं। और अब भी आपके वज़ीर ख़जाना जो उनके साथ जो आयशा साहिबा हैं, जो वज़ीर मुमलकत हैं, वो यही नवीज़ सुना रही हैं कि जब हमें टैक्स लगाए बगैर काम नहीं बनने वाला। तो आप तैयार हो जाएं, आपके लिए बिजली महंगी की जाएगी, आपके लिए गैस महंगी की जाएगी, आपके लिए ऊपर और टैक्स लगा दिए जाएँ। 16 से 17% GST कर दिया गया है, अब वो 17 से 18% कर दिया जाएगा, आप भी खामोशी से सहेंगे। तो मेरा ख़्याल में ये वो मेजर्स ले रहे हैं और इनको मालूम है कि इसके नतीजे में मईशत नहीं चलेगी। जब आप लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको ज़ीरो पे लेके आएंगे, इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि इस मुल्क के अंदर ताजर किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं करेंगे। और जो इंडिकेटर्स आपको बेग साहब ने बताए हैं, आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अब अफ़गानिस्तान और ईरान जैसे मुल्कों के साथ आपको बार्टर ट्रेड में जाना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो वो ज़माना कदीम में जो स्टोन एज में होता था कि अशिया के बदले अशिया, गोया कि आप कोई चीज़ देंगे और उनसे कोई चीज़ लेंगे। अब इस लेवल पे आपकी इस दुनिया के 5 बड़े मुल्क की मईशत आ चुकी है, और यहाँ बैठ के आप कर क्या रहे हैं? इस वक्त पूरी स्टेट मशीनरी का एक ही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इमरान खान। गोया के इस शख्स को इस मुल्क की सियासत से कैसे बाहर उठा के फेंकना है, क्योंकि उसके बाद इनका ख्याल है कि बिल्कुल सत्यवियाँ बिल्कुल खैर हो जानी है, इस मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मईशत भी चल पड़ेगी, पॉलिटिकल हार्मनी भी आ जाएगी, इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, सारे अजाब इस मुल्क से ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल में शराजी साहब सारे अजाब तो नहीं, लेकिन आप नहीं समझते कि बहुत सारे खत्म हो भी जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। को भी ख्याल होना चाहिए कि उनके दिए भी बुझेंगे, क्योंकि हवा किसी की नहीं है। तो मेरा ख्याल में अब लेवलिंग पेड फील्ड के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसके रिजल्ट्स हमने पहले भी देखे हैं। और आखिर में मैं कहूँगा अरसलान, इस मुल्क के अंदर अब आपको वाकई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना पड़ेगा। आपको भले उसके बाद आप उन मुजरमों को माफ़ कर दें, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इस मुल्क में किन लोगों ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। जदून साहब की जानिब बढ़ूंगा। सर, पॉइंट आ गया आपका। यकीनन सारे मसाइल तो नहीं हल हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मसाइल शायद हल हो भी जाएं।
जितना जहर और नफ़रत के बीज बो दिए हुए हैं एक शख्स ने पॉलिटिकल डिवाइड को लेकर इदारों के दरमियान और पूरी रियासत में जो एक माहौल बना दिया, शायद उनसे हमें कुछ छुटकारा मिल जाए। मैं तो खैर एटलीस्ट होपफुल हूँ। जदून साहब, कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो ये चैलेंजेस हैं? अब बाकी चीज़ें सेट असाइड, इस गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है बिफोर दे गो इनटू इलेक्शंस कि उन्होंने किस तरह से मामलात को डील करना है, किस तरह से चीज़ों को चलाना है। और मईशत और महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी फरमाया ये जा रहा है कि महंगाई में कमी की बुनियाद रख दी गई है, सियासी इस्तेहकाम भी लाएंगे। होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन आप एक अगर एवरेज होम जो है घर, उसकी इनकम को देखें और उसके मसाइल को देखें तो पूरे पाकिस्तान का वो नक्शा आपको बता देते हैं। अगर इस वक्त में एक एवरेज जो बंदा ड्राइवर है, कैमरामैन है, या एक मतलब एक नायब कासद है, या इस तरह कैटेगरी जो एम्प्लॉयमेंट में है, और बेशुमार लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं करोड़ों के हिसाब से, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है ही नहीं है, जो डेली वेजेस हैं, तो उनकी आप इनकम को और उनकी एक्सपेंडिचर को देखें तो वो आप देखें इंतहाई मुश्किल हालात हैं। इन्फ्लेशन जिस तरह इन्होंने आप बड़ा, चुगताई साहब ने भी और शराजी साहब ने बड़ा डिटेल एनालिसिस कर दिया हर चीज़ का, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हालात ख़राब हैं। लेकिन अब ये वे फारवर्ड किया, हालात ठीक किस तरह होंगे, इसके लिए कुछ अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई पोलिटिकल लीडर जो हैं एक 5 ईयर 10 ईयर प्लान एक रखें कि जी इकानमी को हमने नहीं छेड़ना, इस तरह की कोई चीज़ अगर ये मिल के कर लें कि जी जो भी हुकूमत आए किसी भी पार्टी की, तो ये वाला जो चीज़ है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर या 22-21 करोड़ आवाम के लिए एक माशी प्लान जो है वो होना चाहिए कि इसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्योंकि जब तक आपकी इकानमी ठीक नहीं होगी, जिस तरह शराजी साहब ने कहा है, अगर आपने 7 बिलियन देना है, 4.1 बिलियन मेरे ख्याल में अभी आपके पास रह गया है, तो इन्फ्लेशन देखें, कोई चीज़ ठीक नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। और इसके आगे आपने वे फारवर्ड देखना है कि अब होगी किस तरह। मसाइल तो बढ़ चुके हैं और बेताशा दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। तो इसमें एक मैच्योर पॉलिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप जिस तरह उन्होंने कहा जी अब एक ही तरफ हम लगे हुए हैं। तो इसके आगे अब अल्लाह करे इलेक्शन इंशाल्लाह होपफुली कि अब ये जो असम्बलियाँ अपनी टर्म अगस्त में पूरी करती हैं, तो इलेक्शन के बाद कोई ऐसी आए गवर्नमेंट आए या गवर्नमेंट जो जिस पे कंसेंसस हो और वो थोड़ा अरसा 5 साल चले, और एक इकोनॉमिक प्लान ऐसा हो कि जो उसको आगे भी हमारा ये नहीं कि एक गवर्नमेंट थोड़ा सा प्लान बनाती है, थोड़ा सा मुल्क किसी डिगर पे चल पड़ता है। जिस तरह 2018 में हालात थोड़े ठीक हो गए थे, ग्रोथ आ रही थी, सी पैक था, कारखाने लग रहे थे, बिजली के लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। पहले हम देखते थे कि CNG की शहर के वक्त बड़ी बड़ी लाइनें हो जाती थी, तो एक चल पड़ा था मुल्क। लेकिन अब समझ नहीं आती कि कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो उसको नहीं दिखनी चाहती। कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी, कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों को, असल में इस मुल्क के अंदर जो है ना, मैं एक इस जुमले में अगर बंद करूँ तो यहाँ पे जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना, अब तक हम यही समझते हैं बतौर वकील भी कि यहाँ पे रूल ऑफ ईगो एंड रूल ऑफ पावर है। जब तक ये रूल ऑफ ईगो रूल ऑफ पावर नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और जिस बंदे के हाथ में भी ताकत है, वो कहता है उस ताकत को इस्तेमाल करें और दूसरों को उस ताकत के ज़रिए नीचे करें। जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म नहीं होगा, तब तक मुल्क के हालात संभलने वाले नहीं हैं। और फ्यूचर में मुझे संभलते हुए नज़र नहीं आते, अनलेस के जो अभी जिस बंदे के पास देखें ना हाथ में ताकत है, वो उसको अपनी ईगो के लिए, अपनी पावर के लिए यूज़ कर रहा है। वो उसको बेटरमेंट ऑफ द पीपल, जो अवामुन नास है, कोई मुझे एक अदारा बता दें, मेरे दोनों भाई जो हैं मुझसे एग्री करेंगे, आज तक हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें एक बंदा सुबह जाए इज़्ज़त के साथ उसका काम हो वापस आ जाए। हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं, एक अदारे के अंदर कोई काम पड़ जाए तो यकीन करें जब तक बंदा 3 दफ़ा उसको विज़िट ना करे, कोई सिफारिश ना करे, कोई अप्रोच ना करे या कोई रिश्वत ना दे, उसका काम ही नहीं होता, किसी मामूली सा काम ऐसा नहीं ही होता। है। और वो जो काम जो है वो स्टेट की फंक्शनैलिटी में शामिल है कि ये करो, आप टैक्स लेते हो लोगों से तो ये करो। एक वो जो मामूली काम है वो करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इलीगल काम तो छोड़ो, वो तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन जो लीगल आपके जायज़ काम है, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे, वो आपको नहीं मिल सकते। तो ये हालात जो है इस नहज की तरफ जा रहे हैं कि अभी ये जितना अरसा गुजरा है पाकिस्तान के आज़ाद हुए, तो अभी तो हमें इस नतीजे पे पहुँच सके। अब दुनिया देखे कहाँ पे जा रही है। तो ज़रा सा थोड़ा सा किसी डगर पे आता है पाकिस्तान, तो अचानक ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि बस फिर वो जहाँ से हम उठते हैं वहीं पे जाके गिर जाते हैं, फिर संभलने की कोशिश करते हैं तो फिर आगे सही हालात होते हैं। अब दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा करे कोई इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद कोई ऐसी
आए, लेकिन अभी हालात तो ये बता रहे हैं कि फिर अंग पार्लियामेंट आएगी, तो पार्लियामेंट बज़ाहिर तौर पे तो पॉलिटिशियन होंगे, लेकिन पावर जो है फिर भी किसी और के ही हाथ में होगी। राइट तो सर, दुआ उम्मीद ज़रूर हम करते कर सकते हैं। बहुत हैं शुक्रिया अदा बस। करना चाहूँगा मैं अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। बड़ी तफसील से बड़ा बेहतर एनालिसिस तीनों ने पुटअप किया इस वक्त के जो सारे के सारे हालात हैं। उम्मीद हम कर सकते हैं कि चीज़ों में बेहतरी आए, और जिस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं वो एक दुरुस्त सिमत हो, बेहतरी की सिमत हो, पाकिस्तान तरक्की करे, फले फूले, और उसी में हम सब की भलाई। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।